कहानी की शुरुआत केकड़ों के एक विशाल साम्राज्य से होती है जो समुद्र के किनारे रेतीले तट पर बसे हुए हैं। सभी केकड़े अपनी मस्ती में डूबे हुए हैं। इन्हीं के बीच अर्निम नाम का एक केकड़ा रहता है जिसके कवच यानी कि खोखले के अंदर एनामैनी नाम का एक छोटा कीड़ा भी रहता है। ये दोनों पक्के पार्टनर हैं। जहां पूरा तट शोर शराबे और जश्न में डूबा है, वहीं अर्निम का मन बाहर जाने का बिल्कुल नहीं है और वो सोने की तैयारी कर रहा होता है। तभी उसके दोस्त जिम्मी, बॉबी और ब्रूनो वहां आ धमकते हैं और अर्निम को जबरदस्ती अपने साथ बाहर ले जाते हैं। रास्ते में जिम्मी कुछ मादा केकड़ों को अपने सिक्स पैक एब्स दिखाकर इंप्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भाव नहीं मिलता। जब वे सभी गर्मी यानी समर की शुरुआत का आनंद लेने किनारे पर पहुंचते हैं तो उनका सामना एक चौंकाने वाले मंजर से होता है। पूरा इलाका समुद्री केकड़ों से भरा पड़ा था। बॉबी हैरानी से कहता है, इनकी तादाद तो सिर्फ एक साल में दोगुनी हो गई है। ये देख एनामैनी बीच बचाव करते हुए कहता है, आखिर वो भी तो केकड़े ही हैं और तुम भी, तो एक तरह से तुम सब भाई हुए। वे गुस्से में कहते हैं, हमारे बीच कुछ भी एक जैसा नहीं है। हम जमीन के राजा हैं और वो पानी के फांदी हैं। अगर ये ज्यादा देर पानी से बाहर रहे तो इन्हें चक्कर आने लगेंगे। ये सब फर्जी केकड़े हैं। तभी ब्रूनो को रेत में एक बहुत बड़ा और चमकदार शंख मिलता है। उसे देखते ही बॉबी की आंखें चमक उठती हैं और वो चिल्लाकर घोषणा करता है, दोस्तों, हेरा फेरी का टाइम हो गया है। ये सुनते ही सभी केकड़े अपने शरीर के आकार के हिसाब से एक कतार में खड़े हो जाते हैं। बॉबी जोश में कहता है, दोस्तों, अब अपने पुराने कवच को छोड़कर साइज बदलने का वक्त आ गया है। नियम के मुताबिक वे सभी एक दूसरे के पीछे लग जाते हैं और अगले केकड़े के पुराने शेल को पकड़ने की तैयारी करते हैं। लेकिन अर्निम, जो इस सब में शामिल नहीं होना चाहता, चुपके से पीछे हटने लगता है। योजना के अनुसार बॉबी अपना पुराना शेल जिम्मी को पहनाता है और जिम्मी का पुराना शेल ब्रूनो ले लेता है। इस तरह एक एक करके सभी अपने घर बदल लेते हैं और अर्निम वहां से जाने लगता है। उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं और उसे नया शेल अपनाने के लिए खूब मोटिवेट करते हैं। वे उसे समझाते हैं कि ये बदलाव जरूरी है, लेकिन अर्निम उनकी एक नहीं सुनता और चिड़चिड़ा होकर वहां से अकेला ही चला जाता है। अर्निम भावुक होकर बॉबी से कहता है, तुम तो जानते ही हो, ये शेल मुझे मेरे डैडी ने दिया था, मैं इसे कैसे छोड़ दूं। बॉबी उसे समझाते हुए कहता है, दोस्त, बढ़ते शरीर के साथ कभी ना कभी तो शेल बदलना ही पड़ेगा। इसके बाद बॉबी उसे रात की पार्टी में चलने के लिए मना लेता है। वे दोनों एक आलीशान होटल पहुंचते हैं जहां का मैनेजर अपने स्टाफ को सख्त हिदायत दे रहा होता है कि सभी मेहमानों का खास ख्याल रखा जाए। इसी बीच समुद्री केकड़ों का एक परिवार वहां पहुंचता है जिसमें रमोना और शैली अपनी मां विल के साथ लंबा सफर तय करके जमीन पर आए हैं। होटल में सभी को अलग अलग काम मिलते हैं। अर्नेम को समुद्री केकड़ों पर पानी का स्प्रे करने का काम दिया जाता है ताकि वे सूखे ना, और बॉबी एक पूल गार्ड बन जाता है। तभी वहां बैनी नाम का एक अमीर समुद्री केकड़ा अपनी मां के साथ आता है। बैनी की मां और रमोना की मां विल आपस में बातें करने लगती हैं। इसी दौरान अर्नेम की नजर पहली बार रमोना पर पड़ती है। रमोना की खूबसूरती देखकर अर्नेम के दिल में कुछ कुछ होने लगता है और वो उसे बस देखता ही रह जाता है। तभी रमोना की मां अर्नेम को स्प्रे करने के लिए अपने पास बुलाती हैं। बातों बातों में रमोना की मां उसका परिचय बैनी से करवाती है। बैनी तुरंत रमोना को क्लेविंग के लिए, केकड़ों का डांस या डेट के लिए पूछता है और रमोना हाँ कर देती है, जिसे देख अर्नेम का दिल थोड़ा टूट जाता है। रात के समय रमोना की मम्मी उसे क्लेविंग यानी पार्टी में जाने से सख्ती से मना कर देती हैं, लेकिन जैसे ही रमोना देखती है कि उसकी मम्मी सो गई हैं, वो चुपके से शैली के साथ पार्टी के लिए निकल पड़ती है। दूसरी ओर अर्नेम थका हुआ होने के कारण सोने जा रहा होता है, लेकिन उसके दोस्त जिम्मी, बॉबी और ब्रूनो फिर से आ धमकते हैं और उसे जबरदस्ती पार्टी में ले जाते हैं। पार्टी के गेट पर गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं, लेकिन तभी वहां अर्नेम के चाचा की एंट्री होती है जो होटल में प्रभावशाली पद पर हैं। वे उन्हें अंदर जाने की अनुमति दिलवाते हैं और अर्नेम से मुस्कुरा कर कहते हैं, अपनी जिंदगी के मजे लो यार, अभी नहीं तो कब। पार्टी के अंदर अर्नेम हिचकिचाते हुए नाचने की कोशिश करता है, तभी उसे रमोना दिखाई देती है। अर्नेम का पार्टनर एनामैनी बिना देर किए रमोना को आवाज दे देता है, जिससे रमोना अर्नेम के पास खिंची चली आती है। दोनों को साथ देखकर बैनी को जलन होती है। वो तुरंत वहां आकर अर्नेम के छोटे शेल और उसके काम का मजाक उड़ाने लगता है। अपने दोस्त का अपमान देख जिम्मी, बॉबी और ब्रूनो बीच में कूद पड़ते हैं। देखते ही देखते जमीन और समुद्री केकड़ों के बीच तीखी बहस छिड़ जाती है, जो एक बड़ी लड़ाई में बदल जाती है। शोर शराबा बढ़ता देख क्लब के गार्ड्स दखल देते हैं और अर्नेम समेत सभी जमीन वाले केकड़ों को धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकलते ही अर्नेम का गुस्सा फूट पड़ता है। वो अपने दोस्तों पर चिल्लाता है, तुम लोग बस क्लब में घुसने के लिए मेरा और मेरे चाचा का इस्तेमाल करते हो, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, बस मतलबी हो। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से अकेला चला जाता है। पार्टी से दुखी होकर अर्नेम अकेला समुद्र तट की ओर चला जाता है, जहां बैनी और उसके साथी उससे घेर लेते हैं। वे अर्नेम को सताते हैं और उसका कीमती शेल यानी कवच छीन लेते हैं। रमोना ये सब देख लेती है और जैसे ही बैनी अर्नेम पर हमला करने वाला होता है, वो बीच में आकर उसे बचा लेती है।
इसी छीना झपटी में अरनेम का शेल समुद्र की लहरों में बह जाता है। अरनेम उसे बचाने के लिए पानी में कूदता है, लेकिन तभी समुद्र में एक भयानक हलचल होती है और एक विशाल लहर उन सबको अलग थलग कर देती है। वो एक विशाल सुनामी थी जो पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लेती है। अगली सुबह जब तबाही थमती है तो शहर का नज़ारा खौफनाक होता है। अरनेम के चाचा बदहवास होकर उसे हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। पूरे शहर में खबर फैल जाती है कि अरनेम लापता है। दूसरी ओर अरनेम किसी अनजान जगह पर होश में आता है। वो घबराकर अपने पार्टनर एनामैनी को आवाज देता है, लेकिन उसे वहां कोई और रहस्यमयी जीव मिलता है जो छिपा हुआ था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक इंसान यानी मछुआरा वहां पहुंचता है और उन्हें पकड़ने लगता है। अरनेम भागने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। वो इंसान उसे एक नया शेल पहनाकर एक तंग पिंजरे में डाल देता है। उस पिंजरे में पहले से ही बहुत सारे केकड़े कैद थे। अरनेम बदहवास होकर सबसे अपने पुराने शेल के बारे में पूछता है। तभी उसकी नज़र वहीं कैद रमोना पर पड़ती है। रमोना बेहद कमज़ोर दिख रही थी। वो अरनेम को बताती है, मैं एक समुद्री केकड़ा हूं, मैं ज़्यादा देर बिना पानी के जीवित नहीं रह सकती, मुझे अपने घर जाना है। तभी उनकी आंखों के सामने एक इंसान आता है और एक केकड़े को खरीद कर ले जाता है, जिससे वे दोनों दहशत में आ जाते हैं। शहर में अफरा तफरी का माहौल है। अरनेम के चाचा सभी केकड़ों को इकट्ठा करते हैं और समुद्री केकड़ों की रानी विल से सबका परिचय कराते हुए बताते हैं कि तूफान के बाद से विल की बेटी रमोना और उनका भतीजा अरनेम दोनों लापता है। तभी ब्रूनो चिल्लाकर कहता है, हमें बैनी से पूछना चाहिए, वो आखिरी वक्त तक रमोना के साथ था। खुद को फंसता देख बैनी सफेद झूठ बोल देता है। वो मासूम बनकर कहता है, मैं तो रमोना की मदद करना चाहता था, उसे प्यास लगी थी, लेकिन इन जमीन वाले केकड़ों ने, जिम्मी, बॉबी और ब्रूनो ने मिलकर उसे परेशान किया और इसी हंगामे में वो लापता हो गई। जिम्मी और उसके दोस्त चिल्लाते रह जाते हैं कि बैनी झूठ बोल रहा है, लेकिन कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करता। नतीजा ये होता है कि जमीन और समुद्र के केकड़ों के बीच नफरत और बढ़ जाती है और वे अलग हो जाते हैं। दूसरी तरफ दुकान के पिंजरे में कैद रमोना हार मानने वालों में से नहीं थी। वो वहां से भागने की एक तरकीब सोचती है। उसे पता है कि इंसान खूबसूरत चीज़ों की ओर खिंचे चले आते हैं। वो अपने शेल की चमक और अपनी खूबसूरती का प्रदर्शन कुछ इस तरह करती है कि दुकान में आई एक छोटी लड़की की नज़र उस पर टिक जाती है। वो लड़की रमोना से इतनी प्रभावित होती है कि वो उसे खरीदने का मन बना लेती है। रमोना को उम्मीद है कि पिंजरे से बाहर निकलने का यही उसका एकमात्र मौका है। जैसे ही दुकानदार रमोना को निकालने के लिए पिंजरे का दरवाज़ा खोलता है, अरनम भी मौका पाकर ऊपर की ओर छलांग लगा देता है। जब वो इंसान देखता है कि उसके हाथ में एक के बजाय बहुत केकड़े हैं, तो वो घबरा जाता है। इसी बीच केकड़े उसके हाथ और फेस पर जोर से काट लेते हैं, जिससे वो दर्द से चिल्लाता हुआ गिर पड़ता है। पिंजरे के बाकी केकड़े भी इधर उधर भागने लगते हैं। भगदड़ के दौरान रमोना और अरनम एक कपड़े को पकड़ लेते हैं, जो हवा के झोंके से उन्हें आसमान की सैर कराने लगता है। आसमान से रमोना को नीचे पानी दिखाई देता है और वो बिना सोचे उसमें कूद जाती है। अरनम भी डरते डरते उसके पीछे छलांग लगा देता है। रमोना इस बात से रोमांचित है कि वो पहली बार अपनी माँ से इतनी दूर और आज़ाद है। हालांकि उनकी ये खुशी तब कम हो जाती है जब वे एक इंसान के पैरों के नीचे कुचले जाने से बाल बाल बचते हैं। वे समुद्र की तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें चारों तरफ सिर्फ इमारतें और लोग ही नजर आते हैं। रास्ता ढूंढने के लिए वो एक झूले पर चढ़ जाते हैं। ऊंचाई पर पहुंचकर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है और वे एक दूसरे की प्रजातियों की बुराइयां करने लगते हैं। तभी झूला चलने लगता है और वे सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं, जहां से उन्हें दूर समुद्र दिखाई देता है। अरनम डर के मारे कांप रहा होता है, जबकि रमोना इस ऊंचाई का आनंद लेती है। जब वे झूले से नीचे उतरते हैं तो अरनम को चक्कर आने लगते हैं और उसे उल्टी हो जाती है। वहीं रमोना को पानी की कमी महसूस होने लगती है और उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। अरनम तुरंत अपनी फुर्ती दिखाता है और एक इंसान की पानी की बोतल से पानी चुराकर रमोना पर स्प्रे करता है ताकि उसकी जान बचा सके। रमोना जब शहर की जगमगाहट देखती है तो वो दंग रह जाती है। वो अरनम को शहर घूमने के लिए मजबूर करती है और अरनम, जो पहले डरा हुआ था, आखिरकार मान जाता है। दोनों साथ मिलकर खूब मस्ती करते हैं। अरनम को धीरे धीरे एहसास होता है कि शहर उतना बुरा भी नहीं है और वो अपनी जिंदगी में पहली बार इतना खुश महसूस करता है। दूसरी तरफ अरनम के दोस्त उसे पागलों की तरह ढूंढ रहे होते हैं। अरनम के चाचा उन्हें समझाते हुए कहते हैं, हिंसा से कभी किसी का भला नहीं होता। पहले मैं भी तुम्हारी तरह दूसरों से लड़ा करता था और देखो, उसी लड़ाई में मैंने अपना दाया पंजा खो दिया, जो फिर कभी वापस नहीं आया। तभी उनकी नज़र समुद्री केकड़ों पर पड़ती है, जो अब भी क्लब में जश्न मना रहे हैं। ये देख जिम्मी और ब्रूनो गुस्से से भर जाते हैं, लेकिन बॉबी का ध्यान सिर्फ अरनम को ढूंढने पर है और वो वहां से निकल पड़ता है। तलाश के दौरान बॉबी को शैली यानी रमोना की बहन मिलती है, जो खुद अपनी बहन के लिए परेशान थी।
बॉबी उसे रोकने की कोशिश करता है और सफाई देते हुए कहता है, देखो, हमने वैसा कुछ भी नहीं किया जैसा बैनी ने सबको बताया है, वो झूठ बोल रहा है। शुरुआत में शैली को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वो आगे बढ़ने लगती है, लेकिन बॉबी उसका पीछा करता है और कहता है, हमें साथ मिलकर उन्हें ढूंढना चाहिए, अकेले हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बॉबी की ईमानदारी देख शैली को उस पर भरोसा हो जाता है और वे दोनों मिलकर अर्नेम और रमोना की तलाश शुरू कर देते हैं। बातों बातों में अर्नेम अपना दिल खोलकर रमोना को बताता है कि बचपन में आए एक भीषण तूफान में उसके पूरे परिवार को उससे छीन लिया था। उस हादसे के डर ने उसे पानी से दूर कर दिया और वो अपनी पूरी जिंदगी उस पुराने शेल यानी कवच के पीछे छिपकर बिताने लगा। रमोना उसकी व्यथा समझती है और सहानुभूति से कहती है, अर्नेम, तुम बहुत खास हो और तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। दूसरी तरफ बॉबी शैली को उसके घर तक सुरक्षित छोड़ता है और वादा करता है कि वे अर्नेम और रमोना को ढूंढ निकालेंगे। लेकिन तभी शैली की मम्मी उन्हें देख लेती हैं और बॉबी को अपनी बेटी से दूर रहने की सख्त हिदायत देती हैं। वे बॉबी को बहुत भला बुरा कहती हैं, जिससे उसका दिल टूट जाता है। बॉबी को दुख होता है कि कोई भी उसकी नेक नियति को नहीं समझ पा रहा। इधर जिमी और ब्रूनो का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वे समुद्री केकड़ों की पार्टी पर धावा बोल देते हैं और वहां भारी तबाही मचाते हैं। भगदड़ मचते ही वहां बॉबी पहुंचता है और अपने दोस्तों को रोकने की कोशिश करता है, पर मामला हाथ से निकल चुका था। बेनी और ब्रूनो के बीच खूनी झड़प शुरू हो जाती है। जब बेनी ब्रूनो को जान से मारने की कोशिश करता है तो बॉबी को गुस्सा आ जाता है और वो अपने दोस्त को बचाने के लिए बेनी के पंजे पर जोर से काट लेता है। जाते जाते बेनी नफरत से चिल्लाता है, तुम्हारा अर्नेम मर चुका है, और वो अर्नेम का पुराना शेल वहीं फेंक देता है। तभी एना मैनी सबको बेनी की असलियत और पूरी सच्चाई बताता है। ये सुनकर जिमी और ब्रूनो का खून खौल उठता है और वे समुद्री केकड़ों के खिलाफ आर पार की जंग का ऐलान कर देते हैं। रमोना अर्नेम को अपने साथ समुद्र की ओर चलने के लिए कहती है, लेकिन पुराने जख्मों के कारण अर्नेम घबराकर उसका हाथ छोड़ देता है। रमोना को लगता है कि अर्नेम शायद उसके साथ नहीं आना चाहता और लोग उनके इस साथ के बारे में क्या सोचेंगे, ये सोचकर वो दुखी मन से अकेले जाने लगती है। लेकिन पानी की भारी कमी के कारण उसे चक्कर आने लगते हैं और वो गिरने ही वाली होती है कि अर्नेम दौड़कर उसे संभाल लेता है। वो फैसला करता है कि अब पीछे हटने का वक्त नहीं है। वो रमोना को अपने कंधों पर उठाकर समुद्र की ओर बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ युद्ध का मैदान तैयार हो चुका है। जमीन के केकड़े अर्नेम की मौत का बदला लेने के लिए और समुद्री केकड़े रमोना की गुमशुदगी का बदला लेने के लिए हथियारों के साथ आमने सामने खड़े हैं। नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि दोनों गुट एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। पूरे तट पर एक भीषण युद्ध छिड़ जाता है, जहां भाई भाई को मार रहा है। ठीक उसी समय अर्नेम बेहोश रमोना को गोद में उठाए जंग के मैदान के बीचों बीच पहुंचता है। चारों तरफ मची तबाही को देखकर वो दंग रह जाता है, लेकिन वो रुकता नहीं है। अपनी जान की परवाह किए बिना वो लड़ते हुए केकड़ों की कतारों के बीच से गुजरते हुए सीधे समुद्र की लहरों की ओर बढ़ता है। उसे रमोना को बचाते हुए देख एक एक करके सभी केकड़ों के हाथ रुकने लगते हैं और पूरी रणभूमि में सन्नाटा छा जाता है। सबका ध्यान अब सिर्फ अर्नेम और उसके साहस पर टिका है। अर्नेम अपने डर को पीछे छोड़कर रमोना को समुद्र की लहरों तक ले जाता है। जैसे ही ठंडा पानी रमोना को छूता है, उसे होश आ जाता है। खुद को अर्नेम की बाहों में सुरक्षित देखकर वो भावुक हो जाती है और उसे चूम लेती है। पानी का स्तर बढ़ने पर अर्नेम डूबने लगता है, लेकिन रमोना फुर्ती दिखाते हुए उसे सुरक्षित बाहर ले आती है। तट पर खड़े दोनों समुदायों के केकड़े ये मंजर देख रहे होते हैं। रमोना की मम्मी अपनी बेटी को जिंदा देखकर खुशी से भर जाती हैं। वहीं अर्नेम के दोस्त और उसके चाचा दौड़कर उसके पास आते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। चाचा मुस्कुराते हुए पूछते हैं, भतीजे, क्या तुम हमें अपनी इस खास दोस्त से नहीं मिलवाओगे? अर्नेम गर्व से सबको बताता है, ये रमोना है, मेरी गर्लफ्रेंड। ये सुनकर सभी दोस्त खुशी से झूम उठते हैं। तभी रमोना की मम्मी सबके सामने बेनी की असलियत खोलती हैं और बताती हैं कि ये सारी जंग सिर्फ बेनी के झूठ और लालच की वजह से हुई थी। वो बेनी को फटकारते हुए कहती हैं, मैंने तुम्हें बड़े स्कूलों में इसीलिए पढ़ाया था कि तुम समझदार बनो, नफरत फैलाने के लिए नहीं। बेइज्जती महसूस करते हुए बेनी और उसका परिवार वहां से चले जाते हैं। जमीन और समुद्र के केकड़ों को अपनी गलती का एहसास होता है और वे समझ जाते हैं कि वे बेवजह एक दूसरे से लड़ रहे थे। सुलह के बाद सभी केकड़े मिलकर अपनी पुरानी हेराखेरी की रस्म मनाते हैं और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं। अर्नेम को उसका पुराना साथी एना मैनी मिल जाता है, लेकिन अब अर्नेम ने एक नया और मजबूत शेल पहन लिया है। तभी उसे एक बुजुर्ग केकड़ा मिलता है जिसके पास कोई कवच नहीं होता। एना मैनी के कहने पर अर्नेम उदारता दिखाते हुए अपना नया शेल उस बुजुर्ग को दान कर देता है। अंत में सभी केकड़े, चाहे वे जमीन के हों या समुद्र के, एक साथ मिलकर गाना गाते हैं और नाचते हैं। समुद्र के किनारे अब कोई दीवार नहीं, बल्कि एक बड़ा और खुशहाल परिवार है।